नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज से लगभग ठीक 12 साल पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से एक सवाल पूछा था, कौन अमित शाह? उसी पश्चिम बंगाल की भूमि पर जाकर अमित शाह ने यह जवाब दिया कि क्या है अमित शाह। शायद 2014 में जब राष्ट्रीय राजनीति पर अमित शाह नए नए उदयमान हो रहे थे और ममता बनर्जी ये सोच कर बैठी थी कि भैया इस राष्ट्रीय राजनीति की तो मैं दशकों से माहिर खिलाड़ी हूं, उन्हें शायद तब इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि अगले 10 साल के अंदर अंदर ये दशकों की राजनीति अमित शाह समेट कर एक छोटी सी पुड़िया में बांध कर दे देंगे। जो ममता बनर्जी आज से 2 महीना पहले इतनी मजबूत मानी जाती थी पश्चिम बंगाल में कि भैया हर कोई ये मानकर चलता था कि भैया दीदी मुख्यमंत्री इस बार बनी तो प्रधानमंत्री की रेस में होंगी, और अब हालत यह है कि ममता के हाथ से सब कुछ छूट चुका है। और अब तो यह हालत हो गई है कि जो ममता बनर्जी को आखिरी हथियार लगता था, शेड्यूल 10 पैराग्राफ 4, जिसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर और हर कोई टीएमसी का कार्यकर्ता लेकर घूम रहा था कि भैया ये लोग यहां से नहीं जा पाएंगे। अमित शाह ने जो उसकी तोड़ ढूंढा, जो उसकी काट ढूंढी, वो शायद अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल भी नहीं भाग पाए थे। वो जो गोली दे रहे थे ना ममता बनर्जी को कि भैया इसके बलबूते सब बचा रहेगा, कैसे अमित शाह ने उसकी तोड़ ढूंढी, उसकी तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही जो बैठक हुई भूपेंद्र यादव के घर पर, एक समय ऐसा आ गया कि जितने भी ये बागी सांसद हैं वो 2 धड़े में पट गए और उन्होंने 2 अलग अलग मांग रखी। क्या थी वो मांग, उस पर भी चर्चा करेंगे। और क्या जो कल हुआ वो आज से 3 साल पहले ही उसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। पहले बात एनसीपीआई की। देखिए, ममता बनर्जी जिस दिन से चुनाव हारी हैं उस दिन से ही पार्टी पर संकट हो गया है। पहले धीरे 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 विधायक टूटने शुरू हुए। ममता बनर्जी पहली बैठक बुलाती है, उसमें से 20 विधायक गायब होते हैं। फिर अगली बुलाती है तो 30-40 गायब होते हैं। फिर तीसरी बैठक तक आते आते वहां 19 विधायक बचते हैं मात्र, और उसके बाद ममता बनर्जी बैठक ही बुलाना बंद कर देती है। और आज के समय में हालात ये हैं कि मात्र 64, 80 में से मात्र 16 ममता बनर्जी के पास है, और जो 64 विधायक हैं वो ममता बनर्जी के बाड़े से कहीं बाहर खड़े हैं। कहां खड़े हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद शुरू होती है कहानी राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में इस्तीफे होने शुरू हो जाते हैं, और अभी तक लगभग 4 इस्तीफे 13 में से राज्यसभा के अंदर हो चुके हैं। अब बात बचती है सांसदों की। दरअसल बीजेपी को ये काफी समय से, जिस दिन से चुनाव हारे उस दिन से ही वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा समय लग गया जो आंकड़ा है उसको जुटाने में। कभी वो 19 हो रहा था, कभी 17 हो रहा था। शत्रुघ्न सिन्हा की बात आ रही थी कि भैया इधर है, वो फिर उधर चले गए। तो वो होते होते कहीं जो 20 का आंकड़ा है उसको बीजेपी सुरक्षित कर लेती है। और जैसे ही तय होता है कि भैया अब ये आंकड़ा सुरक्षित हो गया है, तो एक बैठक बुलाई जाती है भूपेंद्र यादव के घर पर। और उससे पहले जो एनसीपीआई वाली कहानी है, ये किसी भी सांसद को नहीं बताई जाती कि कहीं से ये लीक ना हो जाए। कारण क्या है, दरअसल संविधान में ये प्रावधान है, जो शेड्यूल 10 है, वो ये कहता है, उसका पैराग्राफ 4, जिसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल आश्वस्त थे कि भैया इसके माध्यम से तो पार्टी टूट ही नहीं सकती। जो दल बदल कानून ये कहता है, अभिषेक मनु सिंघवी उसको लेकर घूम रहे थे, ये उनका बयान है। और साथ ही सागरिका घोष वो भी बार बार इस बात को कह रही थी कि भैया आर्टिकल 10 ये कहता है कि आप तभी पार्टी, आप क्या है कि एक अलग पार्टी नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए 2/3 लोगों को टूटना है पार्टी से, टीएमसी से, तो वो अलग पार्टी नहीं बना सकते हैं। या तो स्टेब्लिश्ड किसी पार्टी में ही वो जाएं या पार्टी पर कब्जा कर लें। ठीक है, यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी और पूरा का पूरा जो टीएमसी का गैंग था वो ये मानकर चल रहे थे कि भैया या तो वो टीएमसी को ही कब्जा कर लें, क्योंकि अभी ममता बनर्जी अध्यक्ष हैं, चीफ विप उनके पास है, पार्टी का जो लीडर है इन द हाउस अभिषेक बनर्जी वो उनके पास है। तो वहां बहुत संभावना नहीं बनती है, तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि वो बीजेपी में चले जाए। और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर ये लोग बीजेपी में आ जाते हैं तो जो बीजेपी का कैडर है वो नाराज हो जाएगा कि भैया ये कैसे आ गए, इन्हीं के खिलाफ तो हम लड़े थे, इन्हीं के खिलाफ हम लड़े थे।
जो जनता है वो इन्हीं से त्रस्त थी और हम इन्हीं ले लेंगे तो जो 2021 की गलती थी वो रिपीट हो जाएगी। तो टीएमसी वाले ये मानकर चल रहे थे कि वहां इनका स्कोप है नहीं और यहां हम कब्जा करने देंगे नहीं, तो भैया जो ये शेड्यूल 10 है, पैरा 4 है, वो अप्लाई होगा। कहीं और जाएंगे या अपना अलग धड़ा बनाएंगे तो भैया खेल खत्म हो जाएगा। और इसी को देखते हुए कीर्ति आजाद और सागरिका घोष, आप ये समझिए उस पार्टी का स्तर क्या हो गया होगा कि आप ओम बिरला से मिलने के लिए कीर्ति आजाद और सागरिका घोष को भेज रहे हैं। वो चिट्ठी लेकर पहुंचते हैं अभिषेक बनर्जी की कि भैया ऐसा है, पार्टी पे कब्जा हमारा है, दीदी और भाईपो का कब्जा है, इनको मत बता देना, इनको मत बना देना, एज ए यूनिट हम एक है। जब वो चिट्ठी लेकर वहां पहुंचे, उन्हें मिलने नहीं दिया गया, बाहर खड़े रहे। जब वो धूप में बाहर खड़े थे तो 20 सांसद अंदर बैठे हुए थे और 20 सांसद ने ये लिखित तौर पर ओम बिरला को ये दे दिया कि भैया हम एज अ यूनिट 2/3 हम अपना विलय एनसीपीआई के अंदर करते हैं, नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रीय जनता पार्टी। आप ये देखिए नाम भी मैच हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी। क्या है एनसीपी? अभी तक किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया कि क्या है, कहां से है, सारी जानकारी निकाल के लाया हूं। तो आप ये देखिए किस तरीके से मैच हो रहा है। जैसे शेल कंपनियां होती है ना, ऐसे शेल पार्टीज भी होने लगी है। और ये पहले से ही एनडीए को समर्थन करती थी पार्टी, पश्चिम बंगाल की ही पार्टी है। कैसे है वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले अंदर का विजुअल देख लेते हैं जो ओम बिरला के ऑफिस में था, उनके कार्यालय में था। वीडियो जानबूझ के इस तरीके से बनाई है कि हर जो सांसद वहां बैठा है उसकी भावभंगिमा, उसकी प्रेजेंस वहां नोट कराई जाए कि भैया ये भी था, ये भी था, ये भी था, और बाकायदा लेटर लिखे जा रहे हैं, उसकी भी वीडियो बनाई जाए ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि भैया ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम अंतरात्मा जागृत हो गई। ये सब का जो प्रेजेंस है उसको सुनिश्चित किया गया कि वो हर फोटो, हर विजुअल के अंदर आए। और जब ये बैठक चल रही थी, पहले भूपेंद्र यादव के यहां हुई, फिर इनके यहां मुलाकात हुई ओम बिरला के यहां। पहले जब भूपेंद्र यादव के यहां जब बैठक होती है तो उसमें ये सब लोग जब मौजूद होते हैं तो वहां पर जो 20 लोग हैं वो 2 धड़ों में टूट जाते हैं। एक जो यंग गार्ड है जिसमें शयोनी है, जून है, मिताली है, ये जितने भी सांसद थे ये कहने लगे कि भैया हम ऐसा है, पार्टी से हमें पीछा छुड़ाएं, ना हमें सिंबल चाहिए, ना पार्टी चाहिए, ना कुछ चाहिए, हम बिल्कुल न्यू एग्जिस्टेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो ओल्ड गार्ड है वो ये चाहता था कि नहीं, हम टीएमसी का जो सिंबल है, जो उसके संसाधन है, सब कुछ है, जिसे हमने, क्योंकि उन लोगों ने तो उसे जीवन दिया है ना, उसके लिए वो लड़े हैं 20 साल 30 साल। वो सुदीप बंदोपाध्याय जी जो लास्ट में आए हैं, अब ये माना जा रहा है कि वो अब लीडर हैं। शायद काकोली घोष के पीछे उतने लोग नहीं चलने को तैयार थे, लेकिन सुदीप के पीछे चलने को तैयार हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ 1998 में जब पार्टी बनी थी वो सबसे पहले फाउंडिंग मेंबर थे और सन 1972 के आसपास से ममता बनर्जी से जुड़े हैं। तो बहुत लोग वहां से फील करते हैं उनके साथ। तो वो जो ओल्ड ब्रिगेड थी उसने ये कहा कि भैया पार्टी पे कब्जा कीजिए, लेकिन फिलहाल के लिए तय हुआ कि अब ये सारे मिलकर एनसीपीआई के अंदर जाएंगे, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। ये दफ्तर है एनसीपीआई का, और इसकी जो फिलहाल अध्यक्षा हैं वो है शौली कुंडू और उतिया कुंडू। ये 2 हैं इसके पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं। और आप देखिए उतिया कुंडू क्या है, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, एडिटर ऑफ बंगाली न्यूज़पेपर। और कुंडू जो शौली कुंडू जी हैं वो एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट के अंदर एमएससी मैथमेटिक्स किया है, बाकायदा पूरा बोर्ड के ऊपर चिपकाया हुआ है। अब आप ये समझिए, इसे कहते हैं मतलब एक तरीके से बाजी पलटना, किस्मत पलटना। जो दफ्तर में घास उगी हुई है, जो दफ्तर ऐसा लग रहा है कि दफ्तर ही नहीं है, खंडर टाइप है, अब उसके 20 सांसद हैं, 20। और ये पार्टी का जब चुनाव इसने लड़ा 2023 में, ये पार्टी रजिस्टर होती है हावड़ा के अंदर, त्रिपुरा के अंदर इसने चुनाव लड़ा
और लगभग 7 नॉमिनेशन फाइल किए गए थे, जिसमें से 4 ही पास हुए, बाकी सारे रिजेक्ट हो गए थे। और इस पार्टी को टोटल 822 वोट मिले थे विधानसभा चुनाव के अंदर। और इस पार्टी के पास अभी 1,13,000 रुपए का टोटल डोनेशन है। 822 वोट पाई हुई पार्टी के पास आज 20 सांसद हैं, और जहां 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसे छोड़कर आए हैं जिसके पास 1,13,000 रुपए का डोनेशन है। और चुनाव चिन्ह है एक निब, जिसमें से 7 तीर टाइप ये निकल रहे हैं, ये उसका चुनाव चिन्ह है। और नीचे क्या लिखा है, सबसे हास्यास्पद बात, सेव ह्यूमैनिटी सेव डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का ही खेल देखिए कि ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर लोग ऐसी पार्टी के अंदर आए हैं जिसके बारे में लोग ढूंढ रहे हैं। और फेसबुक पर इसके पेज के मात्र 72 लाइक हैं, 72 लाइक। मतलब लगभग जितने सांसद विधायक आ रहे हैं, अगर सांसद भी इसमें आ जाएंगे, विधायक भी इसमें आ जाएंगे, तो लाइक से ज्यादा वो लोग हो जाएंगे। ये स्थिति आज इस पार्टी की अंदर है, और हावड़ा में रजिस्टर्ड है, और पहले से एनडीए को समर्थन कर रही है, और इसमें इनका विलय करा दिया है। कारण क्योंकि भैया अब ये एज ए एंटिटी एनडीए को बाहर से तो समर्थन करेंगे, लेकिन बीजेपी का पार्ट नहीं होंगे, जो बीजेपी की कार्यकर्ताओं की मांग है। देखिए, ये लोग तो अब टीएमसी छोड़कर आ चुके हैं, अब इनका टीएमसी पे कोई अधिकार नहीं है, टीएमसी में अब इनका कोई रोल नहीं है। ये इधर आ गए हैं। सुदीप बंदोपाध्याय से जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा हम एक पार्टी में मर्ज हो गए हैं जो रीजनल पार्टी है। तो उनसे पूछा कहां की है, कहीं की, मतलब उन्हें भी नहीं पता था कि हम किसमें मर्ज होने जा रहे हैं, और उनका मर्जर इसके अंदर करा दिया गया। अब जो एनडीए है उसकी जो संख्या है वो 292 से बढ़कर 312 हो गई। और ये कर्मा देखिए इस चीज का, एक समय ऐसा था जब पश्चिम बंगाल के अंदर 2021 के अंदर पोस्ट पोल वायलेंस हुई, तो वहां की जनता पश्चिम बंगाल छोड़कर त्रिपुरा भागी थी। जब 321 बीजेपी के कार्यकर्ताओं के वहां हत्या होती है, उसके बाद जो पलायन होता है, हजारों हजार लोग त्रिपुरा पहुंचे थे। आज वो पार्टी त्रिपुरा में चली गई है, क्योंकि जो एनसीपीआई है भले ही रजिस्टर्ड ये हावड़ा में है, लेकिन त्रिपुरा में फिलहाल ये काम कर रही थी, जितना भी कर रही थी। ये होता है, आपने जनता को भगाया, जनता ने आपको उसी त्रिपुरा में ले जाकर घुसा दिया। और मैं इसलिए कह रहा हूं 3 साल पहले से तैयारी की गई थी। इसमें आप एक बात नोटिस कीजिए, जब चुनाव हुए 3 लोगों की जिम्मेदारी थी, सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव। सुनील बंसल ने चुनाव जिताया, भूपेंद्र यादव ने यह सुनिश्चित किया कि चुनाव जीतने के बाद जो पार्टी में टूट हो वो किस तरीके से किस दिशा में जाए। और तीसरे थे विप्लव देव। विप्लव देव उसी त्रिपुरा से आते हैं, और जो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल ये जो इस्तेमाल किया गया, जो ये नई पार्टी का इस्तेमाल किया गया है, विप्लव देव के इलाके से आती है, त्रिपुरा से आती है। यानी कि जो लोग हम जिस मायोपिक व्यू के साथ, जिस मतलब दूरदृष्टि की कमी थी एक तरीके से, या कहें कम से कम ये कह सकते हैं कि अमित शाह जिस तरीके से सोच रहे थे, कोई पत्रकार, कोई एनालिस्ट, कोई नहीं सोच रहा था। कोई कितना भी बड़ा तुलम खान हो, अब कुछ भी कह दे मैंने तब कहा था, तब ये नहीं साहब, कोई मायने नहीं। कोई नहीं समझ पाया कि अमित शाह किस तरीके से काम कर रहे हैं। और लगभग 3 साल पहले रजिस्टर कराया गया, अपने लोग वहां मौजूद थे, उस तरीके से पूरी पटकथा लगभग पिछले 3 साल से लिखी जा रही थी कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव जीता जाएगा, जनता जिताएगी, जनता भगाएगी, और कहां भगाएगी और वो उसका क्या प्लेटफॉर्म रहेगा, ये हम तय करेंगे। ये तो सांसद हो गए सेठ साहब। उसके बाद अब बचते हैं राज्यसभा वाले, वो इस्तीफा हो रहे हैं, क्योंकि 16 ही विधायक अब ममता बनर्जी के पास बच गए हैं। तो जितने भी लोग इस्तीफा देंगे, 13 में से 10-11 तो दे ही देंगे, 9 तो दे ही देंगे, वो सारे के सारे बीजेपी जिता के लिए आएगी। अब बचे विधायक, वो करेंगे पार्टी के ऊपर कब्जा, क्योंकि बीजेपी को विधानसभा में कोई जरूरत नहीं है विधायकों की। आप पार्टी पे कब्जा करो, अलग रहो। सांसदों की संख्या की जरूरत है, क्योंकि बहुत वेफर थिन मार्जिन पर एनडीए टिका है, 292। अगर मान लीजिए कभी चंद्रबाबू नायडू थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं, अब जेडीयू की दिक्कत नहीं है। जेडीयू के जितने भी सांसद हैं, 2 लोग ऐसे सेट उन्होंने किए हैं पार्टी के अंदर कि भैया एक तरीके से अब बीजेपी का कब्जा ही जेडीयू के ऊपर है।
लेकिन जो बार्गेनिंग पावर कहीं टीडीपी के पास थी कि कभी जगदीप धनखड़ अनिल अंबानी को भेज देते थे कि भैया देख लो कुछ हो सकता है क्या, कि कभी अमेरिका का एम्बेसडर उनसे आकर मुलाकात करता था कि भैया कुछ हो सकता है क्या। अब वो जो बात थी, वो डर हमेशा जो तलवार लटकी रहती थी, वो खत्म हो गई है। 312 हो गए हैं आज के समय में लोकसभा के अंदर, और विधानसभा जो राज्यसभा है उसके अंदर भी संख्या लगभग उसके 2/3 के आसपास पहुंच गई। एनडीए अभी 152 है, कभी 154-55 के आसपास पहुंचने वाली है, और जो 2/3 मार्क है उससे ऑलरेडी 11 ऊपर है। यानी राज्यसभा सुरक्षित, लोकसभा में मजबूत, और आपका इधर विधानसभा में अब पार्टी पे कब्जे की तैयारी है। और जब ये सब हो रहा था, जब सब एपिसोड रचा जा रहा था, जब बाहर धूप में सागरिका और कीर्ति आजाद खड़े थे, जब अंदर पार्टी टूट रही थी, सब कुछ हो रहा था, भाई वो कहां थे? सीआईडी के दफ्तर में 10 घंटे पूछताछ हुई। ममता बनर्जी जब दिल्ली से चली और इंडिया अलायंस की बैठक में पहुंची तो पार्टी की सर्वे सर्वा थी, जब बाहर निकली तो पार्टी खत्म थी। भाईपो जब सीआईडी के दफ्तर में पहुंचा तब उसके पास 28 सांसद थे, जब वो बाहर निकला तो मात्र 8 रह गए। और कल भाईपो को सीआईडी ने बुलाया था फर्जी दस्तखत के केस में, आज ईडी बुलाएगी शिक्षक भर्ती घोटाले में, और कल फिर सीआईडी के पास जाना है, क्योंकि अमित शाह के लिए जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। भैया हाई कोर्ट ने क्या कहा कि 2 हफ्ते की इम्यूनिटी है, गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये किसने कहा कि पूछताछ नहीं कर सकते? ये स्थिति आज हो गई है भाईपो की पश्चिम बंगाल के अंदर। और जब ये सब हो रहा था तो लगभग 17 सांसदों ने साइन किए थे, 3 ने नहीं किए थे। बहुत सारा लेफ्ट विंग मीडिया भी इस बात को भी चला रहा था, क्योंकि उनकी फ्लाइट डिले हो गई थी। उन्होंने भी ये सुनिश्चित कर दिया कि भैया हम इनके साथ हैं। यानी अब 20 विधायक, माफ कीजिएगा बार बार विधायक कह रहा हूं, 20 सांसद अब एनसीपीआई में आ गए हैं। एनसीपीआई एक बड़ा धड़ा बन गया है। उन्होंने ना ही सिर्फ विलय कर लिया, बल्कि ये कहा कि हमारा सिटिंग अरेंजमेंट भी एनडीए के साथ किया जाए और हमारा समर्थन भी एनडीए के साथ है। यानी ममता बनर्जी एंड कंपनी की दुकान पर ताला लगा दिया गया है बड़ा बड़ा लोकसभा के अंदर। जल्दी ही राज्यसभा के अंदर लगने वाला है, क्योंकि इस्तीफे हो रहे हैं, और अब प्रोसेस शुरू होगा विधानसभा के अंदर। वहां पर अब होगा पार्टी पे कब्जे की लड़ाई। और ममता बनर्जी के पास जो लास्ट ऑप्शन था वो ये था कि कांग्रेस के अंदर विलय कर लूं। अब वो ऑप्शन भी समाप्त हो जाएगा। उसका कारण यह है कि कांग्रेस जो खाली दुकान है उसे लेके कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे उसके माल में इंटरेस्ट था। उसे ये इंटरेस्ट था कि भैया मेरे 99 है, उसमें 28 और जोड़ूं तो 127 कहीं संख्या मेरे पास पहुंच जाए। उसे वो इंटरेस्ट था। उसे इंटरेस्ट था कि लगभग 1000 करोड़ रुपए जो कैश पड़ा है और जो और प्रॉपर्टी है टीएमसी की पूरे पश्चिम बंगाल में, वो मेरे पास आए। सांसद आपके पास नहीं आ रहे और प्रॉपर्टी विधायक लेके चले जाएंगे, तो भाई साहब आपके पास कुछ नहीं बचा। ममता बनर्जी के पास अब विलय के ऑप्शन भी खत्म हो गए। यानी कुल मिलाकर, और जो साथी हैं कुणाल घोष जैसे लोग, अब वो भी ये कहने लगे हैं, जो एज ए गवाह पहुंच रहे हैं सीआईडी के पास फर्जी दस्तखत वाले केस में, अब वो भी आग दिखाना शुरू कर दी। और जिस व्यक्ति ने खेला होबे सॉन्ग, जो गाना लिखा था जिसका नाम है देवांशु भट्टाचार्य, उसने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। बड़े बड़े लोग तो थे ही, अब जो छोटे छोटे नीचे की खरपतवार थी वो भी अब साफ होने लगी। यानी कि पश्चिम बंगाल में या कहीं भारतीय राजनीति में ममता बनर्जी नाम का जो अध्याय था, अब वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, जनता के द्वारा किया गया। और अमित शाह ने उसमें एक तरीके से कैटलिस्ट की भूमिका निभाई और अंत तक ये सुनिश्चित किया कि वापस से, जैसे घास थोड़ी बहुत रह जाती है ना ग्राउंड में, वो वापस से उग आती है, वो ना हो। घास पूर्ण रूप से साफ होनी चाहिए, ये सुनिश्चित किया गया। और पश्चिम बंगाल से अब सिर्फ और सिर्फ अगर कोई रास्ता ममता बनर्जी और उसके भतीजे के लिए रहता है, खासकर भतीजे के लिए, तो वो जेल का रास्ता है। क्योंकि अब इस बात पर भी विचार चल रहा है कि जो फर्जी दस्तखत हुए थे जिस मीटिंग के अंदर, जिसके ऊपर भाईपो पर केस चल रहा है और बाकायदा विधायकों ने लिख कर दिया है,
अब बस ये देखना है कि क्या उस मीटिंग में ममता बनर्जी भी मौजूद थी या नहीं। अगर थी तो समझिए कि भैया खेला हो गया। अब पश्चिम बंगाल में जो समीकरण है आज के समय में, भैया एनडीए के पास है 32, 12 बीजेपी, 20 एनसीपी। इंडिया गठबंधन के पास है 8+1, एक कांग्रेस है, एक वैकेंट है। और जो कोई बचा है ममता बनर्जी के पास, वह महुआ मोइत्रा, सौगत रॉय, प्रतिमा मंडल, अभिषेक बनर्जी, सज्जाद अहमद, कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा। और एक और चीज आपको बता दूं कि बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि जो ये 20 लोग आए हैं, भविष्य में अगर कभी इनमें से एक दो को टिकट देना पड़ा तो किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को बीजेपी चिमटे से भी नहीं छुएगी। क्यों, वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह का अपीजमेंट पश्चिम बंगाल में हुआ, तो जो यूसुफ पठान टाइप सारे ये लोग हैं ना, राजनीति खत्म है, आखिरी टर्म है, इसके बाद उनका कोई वर्चस्व नहीं है, कोई अधिकार नहीं, घर जाना है उन्हें, प्लॉट कब्जा किया है, पहले उसका केस लड़ो। और इसमें से ज्यादातर को टिकट भी नहीं मिलेगा, ये सुनिश्चित कर लीजिए। कोई एक दो हुआ जहां टफ सीट टाइप होगी वहां दे देंगे, सुरक्षित सीट जो अपनी है उसमें किसी को नहीं देंगे। उन्हें लगता है ये सीट है, बीजेपी आसानी से जीत सकती है, आज इनके पास है, लेकिन बीजेपी जीत सकती है, अपना कैंडिडेट देगी, इन्हें नहीं देगी। इनमें से वो लड़ेंगे जहां बीजेपी मुश्किल में फंसी होगी, उन्हें लगा होगा कि भैया नहीं, हम हार सकते हैं, लेकिन इनके वर्चस्व का इस्तेमाल कर या अगर इनका कोई प्रभाव है 1%, 2%, 4% का वोट का, उसका इस्तेमाल करके कुछ किया जा सकता है तो ठीक है, वरना इन सब लोगों की राजनीति भी यहां पर आप समाप्त मानकर चलिए। और काकोली घोष दस्तीदार जो सबसे आगे थी, उनके बेटे ने बाकायदा मानहानि का केस ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनकी कंपनी पर कर दिया है, क्योंकि जिस तरह का मिसइंफॉर्मेशन उनके लिए फैलाया जा रहा था आईपैक से, तो उन सब पे भी केस है। अब केस की झड़ी लगेगी, राजनीति खत्म, कोर्ट कचहरी शुरू, और यहां से मजे आएंगे अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी के। नोट छापने हैं ना, शायद इसलिए कल्याणदा रुक गए, पहले तो भाग रहे थे और सवाल पूछते थे ना, कित 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 कित। आप पूछे ममता बनर्जी से बैठकर उनके दफ्तर के अंदर कि भैया कितने बचे। खैर, इसमें जो भी अपडेट आएगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।